नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है जिसमें हम साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं जिसका नाम है कोशिका। यह वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी जो आने वाले टाइम में होने वाले हैं, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी जूनियर एडिड, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी और यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है। सभी के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट होगी। यह एक फ्री क्लास है जिसमें से परीक्षा में प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। कल हम पढ़ चुके थे कि कोशिका से हमारा शरीर मिलकर बना होता है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है और सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर जीवद्रव्य की खोज की और स्वान व स्लाइडेन ने कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। जिसने यह वीडियो नहीं देखी होगी वह कल की वीडियो ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे डायग्राम ऑफ सेल। सेल का जो डायग्राम है, ये एक एनिमल सेल दी गई है। एनिमल सेल के डायग्राम का हम अध्ययन करेंगे। अब यदि हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक अत्यंत पतली, पारदर्शक एवं लचीली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसका मतलब प्लाज्मा झिल्ली भी इसे कह सकते हैं। यह कोशिका के चारों ओर की एक बहुत पतली, पारदर्शक और लचीली झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका और उसके बाहर के माध्यम के बीच आणविक गतिविधि को नियंत्रण करना है। अर्थात क्या कार्य है इसका? कोशिका और उसके बाहर के माध्यम के बीच आणविक गतिविधि को नियंत्रित करने का कार्य कोशिका झिल्ली का है। यह एक प्रकार से दरबान का कार्य करती है जिसके तहत यह केवल वांछित पदार्थों को ही अंदर आने देती है और अवांछित पदार्थों को या उन पदार्थों को जिन्हें बाहर भेजना आवश्यक होता है को ही बाहर जाने देती है। अर्थात यह हमारी कोशिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि ये गेट का रोल प्ले करती है। उस गेट में से वांछित पदार्थों को ही अंदर आने देती है और अवांछित पदार्थों को या उन पदार्थों को बाहर भेज देती है जिनकी आवश्यकता नहीं होती। कोशिका के इस गुण को चयनात्मक पारगम्यता का गुण कहते हैं क्योंकि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है कोशिका में, कोशिका झिल्ली में। ये क्या करती है? जिनकी आवश्यकता होती है केवल उन्हें ही अंदर आने देती है, बाकी सबको बाहर भेज देती है। यदि यह झिल्ली 3 स्तरों का बना होता है, बाहरी तथा भीतरी स्तर प्रोटीन का तथा मध्य स्तर फास्फोलिपिड का, मध्य स्तर फास्फोलिपिड का और बाहरी और भीतरी स्तर प्रोटीन का बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। अब आगे दिया गया है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कवकों, शैवालों व पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के चारों ओर एक और परत होती है। कवक, शैवाल और पौधों मतलब पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के चारों ओर एक और परत होती है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मिसप्रिंट हो गया है। इसमें दिया गया है सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर, कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह काफ़ी दृढ़ होती है और कोशिका की निश्चित आकार व आकृति बनाए रखने में आवश्यक होती है। यह ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कोशिका की आकृति व आकार को बनाए रखने में कौन सहायक होती है? कोशिका भित्ति। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य व प्लाज्मा झिल्ली की बाह्य आघातों से रक्षा करना है। ये क्या काम करती है कोशिका भित्ति? जो बाहरी चोट होती है उनसे कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली को बचाकर रखती है और यह जंतुओं में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिकाओं में और कवकों और शैवालों में पाई जाती है। अगला दिया गया है केंद्रक, न्यूक्लियस, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। कोशिका द्रव्य में एक गोल व चपटी या अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं।
गोल, चपटी या अंडाकार किसी भी रूप में हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। यदि हम फिगर देखें तो केंद्रक कहाँ होगा, ये है केंद्रक, जो गोल है, चपटा है, ये क्या है, केंद्रक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। कोशिका द्रव्य में एक गोल व चपटी या अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका में होने, इसका कार्य क्या होता है, कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अतः इसे कोशिका का क्या कहते हैं, नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, केंद्रक को। केंद्रक को हम कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं और इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की संरचना में 4 भाग होते हैं। कोश केंद्रीय झिल्ली, केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक झिल्ली पढ़ते हैं पहले। यह केंद्रक में चारों ओर पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के केंद्रीय झिल्ली क्या होती है, केंद्रक के चारों ओर जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल के चारों ओर पाई जाती है, उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर के चारों ओर पाई जाती है, जिसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव्य से पृथक रहता है। मतलब कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है उससे अलग हो जाता है केंद्रक। यह झिल्ली दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह झिल्ली छिद्र युक्त होती है, जो अंतः प्रद्रव्य जालिका से संबंध रहती है। अगला है, झिल्ली के अंदर एक पारदर्शक कणिका युक्त द्रव्य भरा रहता है। जो हमारी केंद्रक झिल्ली होती है उसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जैसे कोशिका द्रव्य होता है उसी प्रकार से केंद्रक द्रव्य। इसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, फास्फोरस व खनिज लवण पाए जाते हैं, जो कोशिका के विभाजन में भाग लेते हैं। कोशिका के विभाजन में क्या क्या भाग लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, फास्फोरस और खनिज लवण। उल्लेखनीय है कि उचित रंजकों से रंगने पर केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जो जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन वास्तव में 2 पदार्थों डीएनए व प्रोटीन के अणुओं से मिलकर बना होता है। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन व डीएनए से। जिस समय कोशिका विभाजित होने लगती है तब ये क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं और इन धागों को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या कहते हैं हम, गुणसूत्र। जब कोशिका विभाजित होती है तो क्रोमेटिन सिकुड़कर छोटे व मोटे धागों में संगठित हो जाता है, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसा कि मानव में, सभी को पता होगा, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात संख्या 46 होती है। मटर में 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। यदि हम केंद्रक देखें, न्यूक्लियस, केंद्रक में एक बड़ा गोलाकार कण पाया जाता है। केंद्रक के अंदर बड़ा गोलाकार कण पाया जाता है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। यह एक प्रकार का झिल्ली रहित रचना है जो राइबोसोम आरएनए संश्लेषण के लिए स्थल है। अर्थात राइबोसोम आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। इन्हें आरएनए भंडार गृह भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आरएनए भंडार गृह। जो कोशिकाएं सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें केंद्रिका की संख्या अधिक व उनका आकार भी बड़ा होता है, क्योंकि केंद्रिका में ही क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें दिए गए सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट थे। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की ओर। गुणसूत्र। गुणसूत्र हम पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने की थी। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें आनुवांशिकी गुणों को धारण करने वाली रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, जीन होता है।
जीन हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुण मिलते हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? जीन। और जीन के लिए कौन जिम्मेदार है? गुणसूत्र। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से ही जीन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इस प्रकार गुणसूत्रों में ही वह सब आवश्यक सूचनाएं निहित होती हैं जो कोशिका के कार्य करने व अगली पीढ़ी में जनन के लिए आवश्यक होती है। गुणसूत्र में ही सभी सूचनाएं होती हैं जो कोशिका के कार्य करने और अगली पीढ़ी में जनन के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक, व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सारे याद रखने योग्य हैं। अगला है क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य में 46, चिंपैंजी में 48, बंदर में 42, मेंढक में 16, कुत्ते में 78 आदि। मनुष्यों में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। 22 जोड़े ओटोम्स शरीर के विभिन्न गुणों का निर्धारण करते हैं। एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम, यह एक्स व वाई प्रकार के होते हैं तथा लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम प्लस एक्स वाई लड़का, यदि एक्स वाई होगा तो लड़का, और 22 जोड़े ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी। तो ये सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं क्योंकि ये सेक्स निर्धारित करते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है पहले एग्जाम में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? डीएनए। इसकी इकाई क्या है? जीन है। इम्पोर्टेंट है, इसकी इकाई क्या है? जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। और इसको नियंत्रित कौन करता है? डीएनए। इसकी खोज 1953 में वाटसन व क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज 1953 में वाटसन व क्रिक ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसकी खोज के लिए? डीएनए की खोज के लिए। और डीएनए की इकाई क्या है? जीन है। और यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अगला है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला पदार्थ है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। ज्ञातव्य हो कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बन जाती है तो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड में थायमीन के स्थान पर यूरेसिक नाइट्रोजन अक्षार पाया जाता है। तो यह भी पहले पूछा जा चुका है कि यूरेसिक नाइट्रोजन अक्षार किस में पाया जाता है? डीएनए में, आरएनए में, दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है? आरएनए में। धन्यवाद दोस्तों, आज के हमारे फैक्ट यहीं तक थे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।